तो अब हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखा जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ दिखाया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा गया। डायपोल पर जो चार्ज है वो चार्ज है प्लस क्यू है एक एंड पर और दूसरे एंड पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये है 2a। ठीक, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डायपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा। डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा होगा कि इस चार्ज पर, इस डायपोल पर जो चार्ज है इनमें दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, इधर लगेगा Q इंटू E, और जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी लगेगा QE। तो देखेंगे कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड में डायपोल रखा गया है तो क्या इस पर टॉर्क लगेगा। तो हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, तो जो नेट टॉर्क होगा वो हम लोग किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। ये देखेंगे कि जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन के हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। जो डायपोल है अपना एक ही सिस्टम है उस पर लग रहे हैं, तो ये एक्चुअली में फोर्स कपल जैसा बिहेव करेगा सिस्टम। तो फोर्स कपल में क्या होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे वो इक्वल आता है, तो एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है ना। अगर हम यहाँ पर कहें कि इस केस में टॉर्क निकालना हो तो हम एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं। सपोज ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज इससे मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल मान लेते हैं ये है थीटा, है ना। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो साइड निकाला हमने ये वाला लेंथ, इसका लेंथ आ जाएगा 2a साइन थीटा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इसलिए ये लेंथ यहाँ से ये 2a साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क निकालना हो, जब मान लेता हूँ मैं कि निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर एक्सिस रख लेता हूँ, तो अगर इसको एक्सिस मानूंगा तो इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0, है ना। सिर्फ ये वाला जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है उसका टॉर्क आएगा, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स QE इंटू ये जो एक्सिस है, एक्सिस से फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो कि 2a साइन थीटा आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a साइन थीटा से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा। अब इसमें देखेंगे कि Q इंटू 2a जो है वो अपना डायपोल मोमेंट होता है P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया एक्सटर्नल टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क इतना लग रहा होगा इस डायपोल पर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो इस टॉर्क का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P क्रॉस E।
ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो देखेंगे इस फिगर में P जो होता है, P का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन जो है यहाँ पर वो आ जाएगा अंदर की तरफ, इनवर्ड, ठीक। और P क्रॉस E का डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। और अगर हम देखें जो हमने टॉर्क निकाला इस QE फोर्स का, इसको एक्सिस मानने से ऐसा मानेंगे कि इस एक्सिस पर, यानी यहाँ कील ठोका हुआ है, यहाँ एक फोर्स लगाएंगे QE, तो इस डाइपोल को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का मतलब होता है कि इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क होगा। तो अगर ऐसे देख रहे हैं तो इनवर्ड आ रहा है, और P क्रॉस E से देख रहे हैं, है ना, P का डायरेक्शन इधर और E का डायरेक्शन इधर, तो P क्रॉस E का डायरेक्शन से भी इनवर्ड आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन अगर हम P क्रॉस E बताएं तो भी सही है। तो ये हो गया किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इस डायपोल की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी आता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डेल्टा U, उसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल, या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि U, ये जो डायपोल है, ये डायपोल अभी थीटा एंगल पर है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें चूंकि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, फोर्स तो लग नहीं रहा, तो रोटेट कराने में वर्क होगा, और रोटेशन में जो टॉर्क निकाला जाता है वो निकाला जाता है कुछ इस तरह से, टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। जैसे फोर्स के कारण से जो वर्क निकालते हैं वो निकालते हैं एफ डॉट डी एस, ये ट्रांसलेशन में वर्क ऐसे निकालते हैं, और रोटेशन में निकालते हैं फोर्स के जगह पर टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डी थीटा, है ना। इस तरह से वर्क डन निकाला जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर, देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना टॉर्क लगा रहा होगा, टॉर्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू P साइन थीटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क P साइन थीटा आएगा, और एक्सटर्नल एजेंट चूंकि हमेशा स्लोली मूव करता है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा, ठीक। तो ये जो टॉर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क हमने निकाला है P क्रॉस E, ऐसे इसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क लिखेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं P इंटू E इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब ये किया जा सकता है यहाँ पर इनिशियल थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, थीटा चूंकि यहाँ वेरिएबल है, तो अब ऐसे करते हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं U थीटा माइनस U पाई बाई 2 इज इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इनिशियल थीटा हम लोग लेते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 टू थीटा, ठीक।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पी ई चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल देंगे, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है माइनस कॉस थीटा। फिर इसमें लिमिट रखेंगे π/2 टू थीटा। ठीक, तो ये हो गया u थीटा माइनस, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि एक रेफरेंस लाइन लिया जाता है, और रेफरेंस लाइन कभी इन्फिनिटी पर लिया जाता है, कभी ऑरिजिन पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर डायपोल के केस में हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं कहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर, यानी जब थीटा का वैल्यू π/2 होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मान लेते हैं 0, रेफरेंस लाइन अपना वहाँ है। ठीक, और यहाँ से जब लिमिट रखेंगे तो यह आएगा माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा, कॉस π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। तो ये किसी भी एंगल थीटा पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि थीटा इज एंगल बिटवीन dipole moment and external electric field, and at theta is equal to π/2 potential energy of a dipole is assumed to be 0। होता नहीं है, ये हमने ऐसा मान लिया है, और इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो assumed to be 0, यानी जब थीटा π/2 होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं ऐसे कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे है ना, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना डायपोल अगर परपेंडिकुलर हुआ ऐसे, तो जब डायपोल ऐसे होगा तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी 0। यहाँ पर देखेंगे कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, अच्छा, जब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, कुछ इस तरह से, तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल भी इधर ही है, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0, है ना। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस पी ई इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि माइनस पी ई। तो देखेंगे एक तरह से ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, यानी ये भी कहा जा सकता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा डायपोल। सो डायपोल will be in stable equilibrium, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड p cos 0 से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, एक दूसरा केस हो सकता है कि जब थीटा का वैल्यू हो 180 डिग्री, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो अपना डायपोल है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन है P,
तो यहाँ पर u पाई कह सकते हैं, ये होगा माइनस पी ई इंटू कॉस पाई, तो ये हो जाएगा प्लस पी ई। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है ना। यहाँ भी इक्विलिब्रियम था और यहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा, है ना। सो डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब कोई ये कह सकता है कि यहाँ इक्विलिब्रियम कैसे है, तो इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए, फोर्स तो पहले से जीरो है, टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अपना टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ तो थीटा जीरो है, इस केस में कहेंगे, पहला केस था थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम था, है ना, मैक्सिमम टॉर्क था क्योंकि पी ई साइन पाई बाई 2 ये सबसे बड़ा टॉर्क आएगा। यहाँ पर देखेंगे कि थीटा, यहाँ पर दूसरा केस में थीटा का वैल्यू है 0, तो इस केस में टॉर्क हो जाएगा साइन 0 रखने पर 0 हो जाएगा। तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, इसलिए इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम है साथ में स्टेबल भी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आया। और जो तीसरा केस है, तीसरा केस में हमने थीटा का वैल्यू रखा है पाई, तो उस केस में टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखें पी साइन पाई, तो साइन पाई भी 0 होता है, टॉर्क हो गया 0, फोर्स पहले से 0 है, टॉर्क 0 हो गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया और वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम था, ठीक है। तो ये हो गया। और अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसको हमने देखा कि माइनस पी ई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक और तरीका है लिखने का, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस पी डॉट ई। तो पी डॉट ई करने से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और पी क्रॉस ई से टॉर्क निकलता है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अ डाइपोल is formed by 2 point charges, 2 point charges each of mass m and both the charges are connected by a rod of length L and mass m. This dipole is placed in external uniform electric field E. Then and dipole is slightly disturbed from its equilibrium position
equilibrium means stable equilibrium position, then prove that it will perform simple harmonic motion. Also find its time period. तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड है ना। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक डाइपोल है जो कि इनिशियली इसके पैरेलल होगा, है ना। इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने से किसी इंस्टेंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रोटेट कर गया। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, उस रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू ई इंटू साइन थीटा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, चूंकि यहाँ कहा गया कि स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया है, मतलब थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी ई इंटू थीटा फॉर स्मॉल थीटा, है ना। स्मॉल थीटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ऐसा होगा। अब चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, है ना। इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन लगाया जा सकता है, यहाँ भी एक माइनस साइन लगाया जा सकता है। और अगर एंगुलर SHM हो तो टॉर्क होता है हमारे हिसाब से माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। देखेंगे चूंकि यहाँ पर टॉर्क जो है थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो SHM होगा। SHM जो एंगुलर SHM कहा जाता है वो होगा। तो एक चीज तो प्रूफ हो गया कि एंगुलर SHM करेगा। अब हमें प्रोसीड करना है कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क को यानी पी ई थीटा को इस टॉर्क से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर SHM में जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो होता है माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर करने से आई ओमेगा स्क्वायर और पी ई ये दोनों इक्वल आएंगे। अब हमारा काम रह गया, आई जो है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें जो चार्जेज दिए गए, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है जिनका मास है m, और एक रॉड है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। उस रॉड का लेंथ है l, है ना, और उस रॉड का मास भी है m। तो अगर हम ऐसा करें कि ये रोटेट करेगा तो अपने मिड पॉइंट के अबाउट, है ना, तो मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो मिड पॉइंट के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों का मास है m, तो एक मास का मोमेंट इनर्शिया इसके अबाउट लिखेंगे m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर। दूसरे वाले का जो दूसरा वाला जो चार्ज है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा, इसलिए
इसको जस्ट डबल कर देंगे। तो ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, I इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू ई लिख सकते हैं। तो आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू ई। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने से ये आ जाएगा 7 बाई 12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आएगा 12 PE डिवाइडेड बाई 7 ml स्क्वायर का रूट। ठीक, तो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा इसका जस्ट इनवर्स, यानी 7 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, जो P है, P को लिखा जा सकता है दोनों में से एक चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन L। ये हो गया P इंटू E। तो फाइनली ये जो आया 2 पाई अंडर रूट 7 इंटू एम इंटू एल। एक L ऊपर से और एक L नीचे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखेंगे ये वाला एक L और एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7 ml डिवाइडेड बाई 12 Q इंटू ई। तो फाइनली ये इस डायपोल का टाइम पीरियड आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में जो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम था वही वाला सिस्टम फिर से है, बस इसको थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री से इसको रिलीज किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिस्टम ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड in previous question is shown in figure. The dipole is released from theta is equal to 53 degree. Then find angular acceleration of rod just after it is released. क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन it passes through stable equilibrium position. And the third part is find work done by external agent in slowly rotating
द डाइपोल बाय 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए गए, तीनों पार्ट को बारी बारी से करेंगे। तो पहले तो हमसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस पर जो टॉर्क लगेगा हमें वो टॉर्क पता होना चाहिए। तो इसका पहला पार्ट करेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू हमें पहले से पता है कि एक्सटर्नल फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो होता है PE साइन थीटा, है ना। यानी यहाँ पर जो टॉर्क है वो हो जाएगा, P का वैल्यू रखेंगे Q इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इंटू साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, यह आया था 7/12 ml स्क्वायर, है ना, इंटू अल्फा। ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि देखेंगे हमने पीछे कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 7/12 ml स्क्वायर। तो यही वाली वैल्यू हम लोग फिर से यूज करने जा रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा Q L इंटू E, साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5 इज इक्वल टू 7/12 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इसमें से एक L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक L इस साइड से और एक L इस साइड से। तो अल्फा का वैल्यू जो है 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 QE बाई ML, यानी अल्फा जो होगा ये हो जाएगा 48/35 QE बाई M इंटू L। तो ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक, उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट पासेस थ्रू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें ऐसा करेंगे कि इसका जो इनिशियल पोजीशन है ये है इनिशियल पोजीशन, और फाइनली क्या होगा, ये फाइनली हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तब स्टेबल होगा, नहीं तब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो डाइपोल का ये जो पोजीशन है ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल जो थीटा है, इनिशियल थीटा है 53 डिग्री और फाइनल थीटा जो है ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक, तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिखेंगे K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, है ना, क्योंकि इनिशियली वहां से रिलीज किया गया था। तो K इनिशियल 0 हो गया, है ना। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे माइनस P इंटू E इंटू कॉस 53 डिग्री, इनिशियल एंगल है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करना है, हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे जो पहला टर्म है इधर वाला, यह आएगा माइनस PE इंटू
cos 53 होता है 3/5 इज इक्वल टू हाफ, जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग ये वाला वैल्यू यूज कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7/12 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा -P इंटू ई इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि फाइनली जो है देखेंगे पैरेलल हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो थीटा का वैल्यू 0 है, तो इसको रखेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें वैल्यूज, है ना, तो ये आएगा कुछ इस तरह से। ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं √48 इंटू QE डिवाइडेड बाई 35 ml, है ना। ये आएगा ओमेगा का वैल्यू। ये कब आएगा? जब हम लोग P का वैल्यू Q इंटू एल रखेंगे, है ना। P का वैल्यू Q इंटू एल रखेंगे तब ये ओमेगा का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था द वेलोसिटी ऑफ रॉड की वेलोसिटी एक्चुअली यहाँ ट्रांसलेशनल नहीं होगी, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में एंगुलर वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना था। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक, इतना आ जाएगा। अब हमें रह गया तीसरा पार्ट क्वेश्चन का। तो तीसरा पार्ट में क्या पता करना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली रोटेटिंग द डाइपोल बाय 180 डिग्री। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो डाइपोल है, आप देखेंगे कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले 53 डिग्री का एंगल बना रहा था। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो डाइपोल शुरू में डाइपोल कहीं ऐसे था और ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक। अब इस डाइपोल को हमें क्या करना है? इस डाइपोल को हमें रोटेट करना है 180 डिग्री से। तो ये डाइपोल जो है वो फाइनली ऐसे 180 डिग्री से रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। तो पहले एंगल था ये 53 इधर, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो एंगल आएगा ये होगा 180 माइनस 53 डिग्री, है ना। पहले डाइपोल का डायरेक्शन था इधर, तो ये एंगल था 53, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस 53। तो ये दो एंगल पता हो तो हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करते हैं जस्ट बाय फाइंडिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये होगा -PE cos 180 माइनस 53 डिग्री, है ना। ये हो गया एक्चुअली में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस। अब हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो ये होगा -P इंटू ई इंटू cos 53 डिग्री। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो -P इंटू ई cos 180 माइनस 53 जो होता है वो हो जाता है -cos 53, है ना। -cos 53 हो गया, और ये होगा माइनस माइनस प्लस P cos 53। तो कुल मिलाकर के ये हो गया 2PE cos 53। तो इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2P का वैल्यू रखेंगे Q इंटू एल इंटू ई, cos 53 का वैल्यू रखेंगे 3/5। तो यह आया 6/5 Q L इंटू ई।
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू इतना आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।